Hello students, welcome to the KG classes with Kusum Gupta. As promised, I am here with part 2 of the third level. Today's lecture includes recap points of the part 1, detailed explanation of the remaining chapter and important literary aspects of the lesson. So, without much ado, let's get started. First of all, रिकेप पॉइंट्स ऑफ पार्ट 1। तो अभी तक हम जानते हैं कि हमारा प्रोटैगोनिस्ट मीन्स मेन कैरेक्टर जो है चार्ली, 31 ईयर ओल्ड न्यूयॉर्कर है जो एक ऑफिस में जॉब करता है। ही हैज अ लविंग वाइफ नेम्ड लुइसा एंड अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम वीना। रेलवेज के प्रेसिडेंट्स और टाइम टेबल्स ये क्लेम करते हैं कि वहां पे सिर्फ 2 लेवल्स हैं। कहां पे? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। परंतु हमारा प्रोटैगोनिस्ट एक्सीडेंटली रीचेज एट द 3rd लेवल। कब? गोइंग होम लेट फ्रॉम द ऑफिस। तो उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड उसकी एक्सप्लेनेशन क्या देता है कि इट इज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, क्योंकि वो मॉडर्न लाइफ की इनसिक्योरिटीज एंड स्ट्रेस की वजह से अनहैप्पी है और वो इनसे एस्केप करने के लिए फैंटेसी वर्ल्ड ऑफ 3rd लेवल में पहुंच गया। उसकी जो फिलेटली मतलब स्टैम्प कलेक्शन की जो हॉबी है वो भी इसी की तरफ इशारा करती है, उसके एस्केपिज्म की तरफ। फिर एक सिमिली भी हमने देखी जहां पे एवर एक्सपेंडिंग ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को रूट्स ऑफ ट्रीज के साथ कंपेयर किया गया। और फिर हमें पता चला कि वो 3rd लेवल पे बहुत सारी स्टेयर केसेस को पार करता हुआ, कॉरिडोर्स को पार करता हुआ पहुंचा, जहां उसने ओल्ड स्टाइल ट्रेन्स, पीपल इन विंटेज क्लोथ्स, विंटेज मीन्स ओल्ड फैशन, चीपर फेयर्स, फेयर्स मीन्स किराया, सस्ते किराए हैं ट्रेन के, ब्रास पिटून्स, गैस लैंप्स देखे। फिर भी उसको विश्वास नहीं हुआ कि वो 3rd लेवल पे पहुंच गया है। फिर उसने डेट कंफर्म की, एक न्यूज़पेपर वेंडर के पास गया जहां पे उसने द वर्ल्ड न्यूज़पेपर देखा जिसकी पब्लिकेशन बहुत सालों से हुई ही नहीं है। पब्लिक लाइब्रेरी से उसको पता चला कि वो जून 11, 1894 का एडिशन था। अब उसको टिकट ट्रबल हुई क्योंकि उसको हमेशा से इच्छा थी 1894 के गेल्सबर्ग में जाने की। उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली और उसने सोचा लुइसा के साथ वहां पे जाया जाए, इसलिए 2 टिकट्स के लिए वो टिकट विंडो पे गया। लेकिन जैसे ही किराया देने के लिए उसने करेंसी निकाली तो टिकट विंडो पे जो आदमी बैठा था उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो करेंसी ही नहीं है और उसने उसको धमकी दी कि अगर चीटिंग कर देगा तो वो ज्यादा दूर जा नहीं पाएगा, उसको पुलिस को वो पकड़ा देगा। पुलिस के डर से प्रोटैगोनिस्ट वहां से चला गया। फिर उसने घर जाके क्या किया, $300 की जो सेविंग थी उसकी, उसको उसने ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट करवाया, जिसके बदले में उसे प्रीमियम पे करने के बाद $200 ही मिले। उसके बाद अपनी वाइफ लुइसा के साथ बहुत बार कोशिश की 3rd लेवल को ढूंढने की, लेकिन उसे कभी नहीं मिला। फिर लुइसा ने उसे सजेस्ट किया कि वो इसको छोड़ दे और उसने छोड़ भी दिया और वापस अपनी स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी पे आ गया, बिकॉज ही नीड्स रेफ्यूज। अब देखते हैं आगे। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग every weekend because now we have proof that the 3rd level is still there. Both. अभी तक तो लुइसा ने उसको 3rd लेवल से दूर किया था, लेकिन अब लुइसा और वो दोनों ही हर वीकेंड मतलब एवरी सैटरडे संडे द ऑफ डेज किस चीज की तलाश करते हैं? 3rd लेवल की, क्योंकि अब उनके पास एक प्रूफ है। प्रूफ क्या है? The disappearance of his friend Sam Wiener। वो अचानक से गायब हो गया और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया है, लेकिन हमारे
चार्ली को उस पर शक है। क्यों उसको शक है कि वो गेल्सबर्ग में चला गया है? क्योंकि जो सैम एक सिटी बॉय था, शुरू से जन्म से पालन पोषण बड़े होने तक वो सिटी में ही रहा था और सिटी लाइफ को उसने अडेप्ट कर लिया था। वो हमेशा ही जब भी चार्ली उसको 1894 के गेल्सबर्ग की कंफर्टेबल, रिलैक्सिंग, पीसफुल लाइफ के बारे में बताता था तो उसे वो हमेशा जगह अच्छी लगती थी और इसको पूरा विश्वास है कि वो वहां पे 1894 के गेल्सबर्ग में पहुंच चुका है। फुटनोट है आयरॉनिकल डिसअपियरेंस ऑफ सैम। आयरॉनिकल क्योंकि वो तो उसके खिलाफ था और वो खुद वहां पहुंच गया है। अब ये बताना चाहता है कि उसको इस बारे में कैसे पता चला कि वो वहां पे है। उसके लिए आपको पहले बताता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होते हैं। एक रात जब वो अपने पुरानी स्टैम्प कलेक्शन को उलट पलट कर रहा था तो उसको एक फर्स्ट डे कवर मिला। फर्स्ट डे कवर क्या होता है ये आपके क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर के क्वेश्चंस में आता है, तो आप इस मैटर को एज इट इज याद कर सकते हो बिकॉज बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। जब भी कोई नई स्टैम्प गवर्नमेंट इशू करती थी तो ये स्टैम्प कलेक्टर्स क्या करते थे, उसी दिन उसको खरीद लेते थे। खरीद के अपने घर में नहीं लाते थे बल्कि एक एनवलप पे लगा के उस एनवलप के अंदर खाली पेज रख के अपने एड्रेस पे मेल कर देते थे। क्यों? क्योंकि जब वहां से पोस्ट ऑफिस से वो मेल निकलती थी तो वहां पे जो स्टैंप लगती थी, आपने कभी कोई मेल देखी होगी तो स्टैंप पे जगह का नाम और डेट लिखी होती है, तो वो डेट ये कंफर्म कर देती थी कि वेरी फर्स्ट डे के साथ वेरी लगाने से हो गया एम्फेसिस कि उसी दिन उन्होंने ये खरीद लिया है। क्योंकि ये ब्लैंक पेपर होता था इसके अंदर तो इसको बोलते थे फर्स्ट डे कवर। इमेज आपकी स्क्रीन पे है टू बेटर अंडरस्टैंड। अब दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, क्योंकि आपको याद होगा कि ये जो जितनी भी स्टैम्प कलेक्शन है ही हैज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, तो जितने उसके पास पुराने फर्स्ट डे कवर्स थे उसमें से एक फर्स्ट डे कवर मिला जो पहले वहां कभी नहीं था। और इस पे द एनवलप सेड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, 1894। उसके ऊपर डेट क्या मेंशन है, जुलाई 18, 1894। और ये किसके एड्रेस पे मेल किया गया है, उसके ग्रैंडफादर के, जो कि 1894 में थे। अब पोस्टमार्क से भी पता चल रहा है कि वो वहां पे पहले कभी नहीं था और उसे बिल्कुल याद नहीं है कि ये एनवेलप कभी देखा भी था। लेकिन उस पे एक 6 सेंट होता है डॉलर की छोटी यूनिट, 6 सेंट की स्टैंप लगी हुई है जो डल ब्राउन कलर की है और उस पे प्रेसिडेंट गैरफील्ड की पिक्चर बनी हुई है। अब वो आपको एक्सप्लेन करता है कि वो ग्रैंडफादर के नाम लिखी गई लेटर या एनवेलप उसके पास क्यों पहुंचा। When the envelope came to granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. कि जब ग्रैंडडैड को मिली तो उन्होंने तो जैसे फर्स्ट डे कवर्स होते हैं सेल्फ एड्रेस ब्लैंक शीट वाले, उन्होंने तो उसे खोला नहीं और अपने कलेक्शन में रख लिया। लेकिन ये तब तक, क्योंकि वो सारी कलेक्शन चार्ली के पास है, तब तक वो वहीं पड़ा रहा जब तक कि चार्ली ने उसे खोला नहीं। लेगेसी होता है उत्तराधिकारी में जो आपको चीजें मिलती हैं, और चार्ली हैज गॉट स्टैम्प कलेक्शन एज ए पार्ट ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स लेगेसी। अब वो क्यों कह रहा था कि ये होना नहीं चाहिए था वहां पे, क्योंकि द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक। आमतौर पे फर्स्ट डे कवर्स में ब्लैंक पेपर होता था, लेकिन जैसे ही चार्ली ने उसे खोला तो उसने देखा कि वो ब्लैंक पेपर नहीं है, उस पे एड्रेस लिखा हुआ है। ये है एड्रेस
आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसको डेट जरूरी है, जुलाई 18। और लिखा गया है ग्रैंड डैड के एड्रेस पे, लेकिन एड्रेस किसको किया गया है? चार्ली को। किसके नाम से ये लेटर लिखा गया है? चार्ली के नाम से। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। राइट अबाउट व्हाट? कि थर्ड लेवल सच में है, और अब तो मुझे विश्वास हो गया है कि थर्ड लेवल है, और मैं तुम्हें भी कहता हूं तुम इसको ढूंढते रहना, तुम्हें एक दिन मिल जाएगा। फिर उसके बाद वो वहां पे जो उसको मजा आ रहा है, जो उसको आनंद आ रहा है गेल्सबर्ग में 1894 के, उसकी एक इमेज शोकेस करता है। उसको बताता है कि इस टाइम वो स्ट्रीट एट द डेलीज, वहां गली में से गुजर रहा है, और वहां उसको क्या आवाजें आ रही हैं? कोई somebody is playing पियानो। लोग इतने फुर्सत में हैं कि पियानो बजा रहे हैं। वो सब अपनी फ्रंट पोर्च में बैठे हुए हैं और गाना गा रहे हैं। सिंग नेली होम, ये उसके लिरिक्स हैं, गाने के जो उसको सुन रहा है लिरिक्स है। और उसको भी लेमोनेड पे, लेमोनेड मॉकटेल, उसको ड्रिंक पे बुलाया गया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। ये उनको मोटिवेट कर रहा। तभी तो इस लेटर को पढ़ने के बाद ही लुइसा और चार्ली दोनों ही थर्ड लेवल ढूंढने पे हर वीकेंड निकल पड़ते हैं। इट इज वर्थ इट। इट इज व्हाट लुकिंग फॉर या फाइंडिंग द थर्ड लेवल। वर्थ इट, काफी वैल्यूएबल है, क्योंकि यहाँ की लाइफ बहुत डिलाइटफुल है। बिलीव मी, द नोट इज साइंड सैम। सिग्नेचर की जगह उसको क्या दिखाई दिया? सैम। तो ग्रैंड डैड के एड्रेस पे सैम ने चार्ली को लेटर लिखा, क्योंकि उसे पता था कि ये डायरेक्ट कलेक्शन चार्ली के पास पहुंच जाएगी। At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth old currency. अभी भी उसको लेटर पढ़ने के बाद भी कंफर्म नहीं हुआ था, और उस कंफर्म करने के लिए किस पे गया? वो स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर पे गया, जहां से उसने अपनी करेंसी कन्वर्ट करवाई थी। तो वहां उसको एक और रेवलेशन मिली कि सैम ने $800 की ओल्ड करेंसी ली है, और ये करेंसी बहुत इनफ है। किस चीज के लिए? टू सेट हिम अप इन लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है। ये काम उसने वहां पे शुरू किया है, हे फीड एंड ग्रेन। ये 3 वर्ड्स आप याद कर रखेंगे। ही ऑलवेज सेड दैट इज व्हाट ही रियली विश टू डू, कि वो हमेशा से यही बिजनेस करना चाहता था। लेकिन आपको पता है ना वो क्या कर रहा है? He is a psychiatrist। तो वो साइकियाट्रिस्ट नहीं बनना चाहता था, वो ये सिंपल काम करना चाहता था, जो पॉसिबल हुआ गेल्सबर्ग ऑफ 1894 में। He certainly can't go back to his old business. Old business refers to his psychiatrist. Actually, क्योंकि 20th सेंचुरी में वो क्या है? साइकियाट्रिस्ट है। लेकिन अब वो कहाँ पहुंच चुका है? 19th सेंचुरी वर्ल्ड में, और वहां पीसफुल लोग हैं, उनको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है, तो इसलिए वहां पे साइकियाट्रिस्ट का काम तो नहीं चल सकता। इसलिए वो क्या कर रहा है? हे फीड एंड ग्रेन का बिजनेस। ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट एम्बिगुअस एंडिंग के साथ। एम्बिगुअस, नॉट क्लियर, एंडिंग क्लियर नहीं है। किस बारे में क्लियर नहीं है? हमें ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है कि थर्ड लेवल रियल है या फैंटेसी है। हाफ चैप्टर में हमें लग रहा था कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज फैंटेसी, हिज इमेजिनेशन, लेकिन एंड में ऑथर ने हमें सैम का लेटर दे दिया, सैम के बिजनेस के बारे में बता दिया, सैम के
जो ओल्ड करेंसी है उसके बारे में बता दिया, तो इसलिए इसको हम ओपन एंडेड स्टोरी भी कहते हैं। मैं आपको आगे बता रही हूँ, इन सभी की डिटेल्स भी दे रही हूँ। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले है थीम तो अब तक आपको क्लियर हो गया कि ये एस्केपिज्म पे है। द थर्ड लेवल एक्सप्लोर्स थीम ऑफ एस्केपिज्म फ्रॉम हार्श रियलिटीज ऑफ कॉम्पिटिटिव लाइफ ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। अब यहाँ पे आपको पता ही है चार्ली किस तरह से रेफ्यूज ढूंढता ढूंढता अपनी इमेजिनेशन पे थर्ड लेवल में पहुंच गया, और उसने उसकी कोशिश की अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए 2 टिकट्स खरीदने की, ताकि वो उस पीसफुल एरा में पहुंच जाए। और सैम भी वहां पहुंच गया। Disappearance of Sam also suggests that escapism is a natural human tendency. कि जो इंसान इस बात को क्रिटिसाइज कर रहा था कि ये फैंटेसी है, इसको छोड़ दो, रियलिटी को फेस करो, वो खुद वहां पे पहुंच गया। फिर है सिंबोलिज्म। द थर्ड लेवल सिंबलाइजेज मोर देन अ हिडन प्लेटफॉर्म। इट रिप्रेजेंट्स एस्केप, नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया होता है remembering the old times, and longing for a simpler, longing, deep desire. Simpler, happier time. For Charlie, it is a refuge, shelter from tensions and anxieties of modern life. On a broader level, मतलब चार्ली के लिए तो ये एस्केप था ही, लेकिन बड़े लेवल पे ये किस चीज को सिंबलाइज करता है? ह्यूमन टेंडेंसी टू क्रिएट इमेजिनरी सेफ प्लेसेस टू कॉप विद द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, स्ट्रेस एंड अनसर्टेनिटीज ऑफ दिस लाइफ. It can also be seen as a metaphor. मेटाफर कंपैरिजन किया गया है, सीधा सीधा उसको थर्ड लेवल कह दिया, जबकि ये कंपेयर कर रहा है किस चीज को? फॉर मेंटल रिट्रीट इनटू द पास्ट. रिट्रीट होता है गो बैक, तो अदर वर्ड्स में नॉस्टैल्जिया. फिर आता है आयरनी. आयरनी कैसे है इसमें? आपको पता है आयरनी क्या होती है? कि जो कहा जाए उसके उल्टा सच होना. सैम, who once dismissed Charlie's experience as fantasy, a waking dream wish fulfillment, ironically converts his savings into old currency and moves to Galesburg of 1894. है ना आयरनी? वो तो उसे कह रहा था कि ये बेकार की बातें हैं, इसको भूल जाओ, रियलिटी को फेस करो, मॉडर्न लाइफ में जियो, एस्केपिज्म मत करो, और खुद 1894 में सेटल हो गया. His letter from the past reveals that he found happiness there. The irony lies in the fact that the man who urges Charlie to face reality ultimately embraces the same escape he had criticized. कि जिस चीज को उसने क्रिटिसाइज किया था उसको खुद एम्ब्रेस कर लिया, गले लगा लिया. नेक्स्ट इज ओपन एंडेड स्टोरी. ओपन एंडेड स्टोरी क्या होती है? An open-ended story is the one where the conclusion is not clearly defined. The readers are left to their own interpretations and speculations. जैसे इस स्टोरी में हमें नहीं बताया गया कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है या नहीं, वो रियल है या इमेजिनरी. बट वेदर रियल or imaginary, its impact on Charlie's life is genuine, giving him hope and relief from the anxieties. Next comes a cross section of time and place. The story is a unique intersection of two different time periods, that is mid-20th century and 1894, within the same physical location, the Grand Central Station. लोकेशन एक ही है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे. वहीं पे खड़े खड़े वो 20th सेंचुरी से 1894 के पीरियड में पहुंच जाता है,
और वापस फिर से 20th सेंचुरी के पीरियड में पहुंच जाता है. दिस इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शन ऑफ टाइम एंड प्लेस. It becomes a cross section where two slices of history coexist, symbolizing the human need for escape from present pressures. तो बच्चों, आपको ये सब समझ आ गया. If you feel the need, आप इनके स्क्रीनशॉट रख सकते हैं ताकि एग्जाम पे आप उनको रिवाइज करके you find yourself better prepared for board exams. In the next lecture, we shall understand deep water. Till then, goodbye. Stay tuned.